अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, भारतीय नैरेटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए एक आला सतही कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। और उस कमेटी में जो दीगर अराकीन हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के अराकीन भी शामिल हैं और MQM के अराकीन भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ अब जो कमेटी तश्कील दी है उस पर अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने यह एतराज़ उठाया कि जो कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है उसमें अपोजिशन का एक रुकन भी शामिल नहीं किया गया, जिसके जवाब में वज़ीर कानून ने ये वाज़े किया कि जो कमेटी तश्कील दी गई है वो हुकूमती कमेटी है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। और हुकूमती कमेटी में हमेशा हुकूमती अराकीन या इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके अराकीन ही शामिल होते हैं। जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो उसमें अपोजिशन के अराकीन को भी शामिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की एक बात चल रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी जो बातें हो रही हैं, कुछ दावे भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है और आने वाले दिनों में शायद कोई डेवलपमेंट भी होने जा रही है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो ईद के बाद PTI ने, जहां हम अपोजिशन अलाइंस कहें, जो उन्होंने ऐलान किया था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी, अब उस तहरीक के हवाले से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि आज अली अमीन गंडापुर साहब और अलीमा साहिबा की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में ये फ़ैसला हुआ है कि जो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो तहरीक चलेगी उसकी क़यादत अलीमा साहिबा और गंडापुर साहब करेंगे। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं नईम हैदर पंजोदा साहब। पंजोदा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि ईद के बाद जिस तहरीक का कहा गया था, चलें उसमें तो ताख़ीर हुई, बीच में ये भारत के साथ मामला हुआ, लेकिन अब मुसलसल कुछ ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ आप तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। असद कैसर साहब का बयान है कि हम भारत के साथ जंग शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक लाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो ताख़ीर हुई। तो आज स्पीकर का बयान भी आया कि अगर आप शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो आप कर लें, आपके अपने अराकीन जो हैं वो तहरीक में आपका साथ नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। देखें नाज़र भाई, पहले भी ये बात मैंने इस प्रोग्राम के अंदर की थी कि डिस्कस हुआ मामला इस हवाले से। पहले भी एक हमारे रहनुमा हैं जिनकी तरफ से जो है वो उनका दिल था कि खान साहब से ये बात की जाए। स्पीकर साहब के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जैसे हमारे सेनेटर्स को वहाँ से उठाया गया, अगवा किया गया, जैसे मुख्तलिफ हमारे जो MNAs हैं उनके साथ जो तरीक़ाकार किया गया कि उनकी स्पीचेस जो हैं वो जिस तरह से उनको जो है वो ऑफर किया गया और वो नहीं चल सकी, मुख्तलिफ चीज़ें थी। लेकिन हमारी तरफ से अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि हम उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाने की तरफ बढ़ेंगे, लाएंगे। फ़िलहाल की हद तक यही है कि कहीं एक आध दफ़ा डिस्कशन हुई थी, लेकिन ऐसा मौक़िफ़ अभी इख्तियार नहीं किया गया, ना ही हमारी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है। अख्तियार साहब अगर हमारे साथ हैं तो अख्तियार साहब जी, अच्छा, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम साहब। लेकिन अब इसी के साथ साथ जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, वैसे अगर फ़ैसला होने जा रहा है तो आप समझते हैं कि आपके नंबर जो हैं वो पूरे होंगे, या हुकूमत, जैसे हुकूमत दावा करती है कि आपके अपने अराकीन जो हैं वो आपके साथ नहीं है, या 20 के अराकीन करीब जो अराकीन है वो आपके टूट चुके हैं बल्कि वो हुकूमत के साथ हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा था। आप समझते हैं कि हुकूमत के लोग भी आपके साथ राब्ते में हैं, या वो भी सिस्टम से खुश नहीं है, वो भी चाहते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि फ़ैसला हो, और अगर फ़ैसला होता है तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करके ही होगा कि हमारे नंबर्स कैसे पूरे होने हैं, क्योंकि जो उनका रोल रहा है इस सारे मामले के अंदर वो नेगेटिव रहा है। तो इसलिए अगर ये फ़ैसला होता है तो फिर उसमें तमाम तर चीज़ों को गौर करके ही फ़ैसला किया जाएगा। फ़िलहाल कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं आई। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि आपके अपने अराकीन टूट चुके हैं, हुकूमत के साथ राब्ते में? नहीं, देखें, कोई हमारे अपने अराकीन नहीं टूटे। पहले भी 26वीं तरमीम के अंदर सारा काम किया गया, वो इस वजह से नहीं था कि लोग जो हैं वो टूट गए, बल्कि कुछ लोगों को अगवा किया गया, कुछ लोगों को जो है वो पैसे दिए गए, ख़रीदा गया, जो भी तरीक़ाकार किया गया। अदरवाइज़ तो आप देखें ना कि एक बंदा इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया है, वो कैसे दूसरी तरफ जा सकता है? उसी तरह जा सकता है ना कि वो ज़मीर अपना बेच दे, या फिर उसको डरा लिया जाए, धमका लिया जाए, जो भी तरीक़ाकार किया जाए। तो पहले भी इसी तरह के दावे करते थे, लेकिन आपके सामने रिज़ल्ट है क्या हुआ। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी मेंबरान हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जी।
अच्छा, लेकिन इख्तियार वली खान साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अभी हम ये बात कर रहे थे, नईम हैदर पंजोता साहब भी हमारे साथ ही हैं, कि पीटीआई या अपोजिशन अलायंस जो है वो भी ये बात कर रही थी, ये प्लान कर रही थी, नईम साहब के मुताबिक के इस पर बातचीत हुई थी लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन आज स्पीकर साहब ने भी कहा है कि अगर पीटीआई शौक पूरा करना चाहती है तो वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, लेकिन पीटीआई के अपने लोग ही पीटीआई के साथ नहीं खड़े हो सकेंगे। तो ये वही नैरेटिव है जो आप समझते हैं कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो टूट चुके हैं, वो आप लोगों के साथ राब्ते में? क्या ये दुरुस्त बात है कि पीटीआई के लोग आपके साथ राब्तों में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। देखें, ये बात मैं पहले आपके शो में मैंने आपको बताई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर तकरीबन इनकी आधी पार्टी जो थी वो वोट देने के लिए तैयार थी। बस वो तो हमारी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर हमने मतलब उनसे वोट लिया नहीं। अब अगर 27वीं आईनी तरमीम की बात हो या कोई अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो अच्छा है, बेहतर है, ये ले आए। तो मेरे ख्याल में ये अपना शौक पूरा कर लें, देख लें। तहरीक इंसाफ जो है वो अब वो दमखम उसमें नहीं रहा, ना वो स्ट्रीट पावर रही, ना जो है इनकी सफ़ों में कोई इत्तेहाद रहा, ना इनमें कोई आपस में हम आहंगी है। मेरे ख्याल में हर बंदे ने अपनी 1 और 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है और हर बंदा खुद को लीडर समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात जो इनमें है कि ये कर सकते हैं। और द गॉन और द डेज, वो बात अब चली गई है। ये जो कहते हैं ना कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे मकबूल लीडर है, वो एक कहानी थी, बड़ी गढ़ी गई थी। अब ऐसा कुछ है नहीं। ये तहरीक चला के देख लें। जुनैद अकबर साहब जो है वो, उनको इन्होंने टास्क दिए है, वो निकलें। गंडापुर साहब जो है वो उनको साथ मिला लें, नहीं कर सकते वो तो एक बात थी उस वक्त जो 8 फरवरी का इलेक्शन था। इन्होंने जज्बाती लोगों को जज्बाती करके ये नैरेटिव लगा के बस जी ये आज आपने वोट दिया और कल इमरान खान जेल से बाहर होंगे। इन नारों पे इन्होंने लोगों से वोट दिया और उन्होंने इन पे शायद एतबार कर लिया, जैसे पहले ये करते थे एतबार इन पे। और ये वही वाली बात हुई ना कि ये मुराद सही कहता होता, लेकिन हुकूमत के मुताबिक तो पीटीआई को वोट नहीं मिला ना, हुकूमत के मुताबिक तो आप लोगों को अक्सरियत मिली है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनको वोट दिया है, उन लोगों ने, अच्छा, जिन्होंने इनको वोट किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो भी इनको वोट नहीं दे रहे थे। अपने वोटर को इंटैक्ट करने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए इस किस्म के नारे और नैरेटिव जो है ये गढ़े गए। आपने मुराद सईद की स्टेटमेंट सुनी होगी ना, ये उसका तसलसल है। जो पहले उसने कहा था कि इमरान खान आएगी, 400 अरब डॉलर लाएगी, 200 अरब जो है वो IMF के मुंह पर मारेगी और 200 अरब जो है वो कौम पर लगाएगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी 200 अरब और 400 अरब की तो कोई कहानी। अच्छा सर, लेकिन अभी अगर आप देखें इख्तियार साहब, तो यहाँ पर अब मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ, रियासत के साथ, इस सारे माहौल के दौरान जो भारत के साथ पेश आया, अब खड़ी रही। लेकिन अब जो कमेटी तश्कील दी गई है बिलावल साहब की सरबराही में, उसमें अब अपोजिशन लीडर साहब भी ये सवालात उठा रहे हैं कि अपोजिशन का एक रुकन भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। आप समझते हैं कि शिबली फराज साहब के एतराज़ात दुरुस्त हैं, पीटीआई से भी कोई शामिल होना चाहिए था? मेरे ख्याल में हर बात पे एतराज़ और हर बात पे तनकीद भी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब इधर से हमने कोई लश्कर थोड़ी भेजना है। जितने लोगों की जरूरत होती है उतने लोग जाने होते हैं। उसमें हम फिर मिलन के क्या सारे लोग जो उसमें शामिल नहीं है वो बोलेंगे कि इसमें हमारा नाम क्यों नहीं है। अब बिलावल साहब अगर ये कहना शुरू कर दें कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलाह भी होना चाहिए, फलाह भी होना चाहिए, तो आप कितने लोगों का डेलीगेशन भेजना चाहते हैं? डेलीगेशन बड़े मुख्तसर लोगों पर मुश्तमिल होता है। तो मेरे ख्याल में, और जिसके करने के काम है, हमें 1-2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो अपने फील्ड में अपनी बात करने में, अपना मैसेज कन्वे करने में, बल्कि कौम का मैसेज, पाकिस्तान का मैसेज कन्वे करने में जिनको उबूर हासिल हो, जुबान पर भी, इल्म पर भी, और प्रीवियस जो हालात गुजरे हैं वो भी, और पाकिस्तान के नाजुक मामलात को भी वो समझ सकें। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब ठीक है। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत महसूस हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई बंदा है जिसकी ज़रूरत है कि वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हो, तो उस पर सोचा भी जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कल मुझसे भी किसी टॉक शो में किसी ने पूछा कि कहते आप इसमें क्यों नहीं है शामिल। मैंने कहा आई एम नॉट द सॉर्ट, आई एम नॉट द स्टफ। मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग मुस्लिम लीग नून में हैं जो ये काम कर सकते। मैं जो काम कर रहा हूँ शायद मैं उसी काम के लिए बना हूँ, या मेरी ये एक्सपर्टीज या स्पेशलिटीज हैं।
जिसका जो काम है, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है, लेकिन अब नईम साहब, जो तहरीक का सवाल जैसे जिक्र भी किया गया इख्तियार साहब की जानिब से कि आप तहरीक चला लें, जो आपने ऐलान किया था, अब उस तहरीक का आपसे बार बार सवाल भी होता है कि उस तहरीक का क्या बना जो ईद के बाद शुरू होनी थी? क्या वो तहरीक चलने जा रही है? कोई फ़ैसला उस पर हुआ है? नादिर साहब, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के अंदर एक बात बड़ी क्लियर की थी कि खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद अलाइंस के साथ मिलकर आपने एहतजाज का लाएअमल देना है, और वो डेफिनेटली जो हमारे सरबराह हैं जो लीड कर रहे हैं हमारे इत्तेहाद को, अशक ज़हीर साहब और दीगर तमाम जो मेंबरान हैं सारे साथ, तो उन्होंने अपनी गुफ्तो शनीद जो है वो जारी रखी। लेकिन साथ साथ खान साहब का हुक्म रिसेंट जो मुलाकात के अंदर भी आया, जो उससे पहली मुलाकात में, कि जुनेद अकबर जो हैं वो क्योंकि सदर हैं KP के, तो वहाँ से जो है वो तहरीक का आगाज़ करें, तो उन तक जो मैसेज है वो पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने तमाम सदूर को भी बुलाया और एक बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई लाएअमल तय करने के हवाले से कि हम किस तरह इसको लेकर आगे बढ़ें, और उन्होंने एक कंसेंसस जो है वो डेवलप किया, जो कि उन्होंने ये मशरूत रखा कि हम जो बाकी पार्टी है, पॉलिटिकल कमेटी है, CC है, तमाम को एतमाद में लेकर उनके सामने ये तमाम तर मौक़िफ़ रखा जाए और फिर उसके ऊपर जो है वो डिसीजन फ़ाइनल हो। तो आज हमारी मीटिंग है 9:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीब जो है ये इजलास CC का शुरू होगा, और जिसमें PC के लोग भी शामिल होंगे, और मुश्तरका जो इजलास होगा उसमें तमाम तर चीज़ें सामने रखी जाएंगी। फिर उसके बाद जो डिसीजन होगा, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, फिर आपके सामने वो तमाम तरह। देखिए, हम मुल्क के अंदर जो है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो पहले दिन से बात कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब भी इसी वजह से जेल के अंदर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की, खुददारी की बात की, अड्डे ना देने की बात की, तो हम उसी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आज 26वीं तरमीम के तहत जिस तरह अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है, आज आप देख लें सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, जिस तरह वहाँ आइनी बेंच, ये गैर आइनी बेंच है, आइनी बेंच नहीं है, क्योंकि ये 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बना है, अपनी मर्ज़ी से जजेस बैठा कर, और बजाय ये कि वो जजेस जो बैठे हैं वो फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो समाअत कर रहे हैं जी कि आएँ हम आपको आपकी इस मुकदमे के अंदर समाअत करते हैं। 2 जजेस ने बड़ा गैरत का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी कि इसमें हम नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि जो आप मौक़िफ़ लेकर रिव्यू के अंदर आए हैं वो मौक़िफ़ ही ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। वो तमाम तर नुकात कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो तो पार्टी नहीं थी, ये PTI जो है वो तो इलेक्शन के अंदर, इस हर सवाल का जवाब हम अपने फैसले के अंदर दे चुके हैं। इसी तरह आप देख लें सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला आया, जब आपके पास एक अदालती सिस्टम मौजूद है, आर्टिकल 175(3) आप पढ़ें, उसमें क्या है, एग्जेक्टिव अलग है, जुडिशरी अलग है। आपने तो एग्जेक्टिव के नीचे जो है वो जुडिशरी को कर दिया। तो जब ये सूरत हाल बन जाएगी तो हम तो बिल्कुल पहले दिन से लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे, हमारी जान भी इस मुल्क के लिए हाजिर है, हम तो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। लेकिन जो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करके इलेक्शन नहीं करवाया, फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला मामला PTI को जो है वो इलेक्शन के अंदर नहीं उतरने दिया, जैसे बल्ला लिया गया, जैसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के बार बार वायलेट करते रहे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? लेकिन तो उसके लिए कोशिश करते रहे। हाँ, लेकिन इख्तियार साहब, अब मौलाना साहब का आपने स्टांस देख लिया कि वो PTI के साथ नहीं चल रहे। हमने बीच में देखा कि हुकूमत ने भी मौलाना साहब को इंगेज किया, कुछ मुलाकातें भी हुई। आप समझते हैं कि PTI मौलाना साहब के बगैर अगर तहरीक चलाती है तो उसका कोई इतना असर नहीं पड़ेगा हुकूमत के ऊपर? देखिए नादिर भाई, ये बात ऐसी है, ये आपके शो में हमने पिछली दफ़ा हमने ये गुफ्तगू की थी और मैंने आपके शो में ये ऐलान किया था कि मौलाना साहब इनके साथ नहीं जाएंगे, और आपने कहा था कि उन्होंने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। मैंने आपको फिर कह दिया था कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्टेटमेंट को JUI की ऑथेंटिक ऑफिशियल स्टेटमेंट ही समझा जाए। मुझे वो तारीख तो नहीं याद, इख्तियार साहब मतलब आपको पहले से इल्म था कि मौलाना साहब जो है वो PTI के साथ नहीं चलेंगे? मैंने आपको वजूहात भी उस वक्त बता दी थी। मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ कई इख्तिलाफात हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं और नाकाबिल मुरम्मत है, उसकी तरदीद और मुरम्मत नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, तो ये मौलाना साहब के कंधे पर बंदूक रखकर हुकूमत पर फायर करना चाहती है, और मौलाना साहब जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं कि वो अपना कंधा पेश करे और इनकी बंदूक यहाँ पर रखे और वो किसी पर फायर करे। वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मुझे इन चीज़ों पे आई वॉज डैम श्योर, आई वॉज क्लियर, मुझे पता था। और तहरीक इंसाफ ने पूरा 100% तकिया जो किया हुआ था
पहले जिस तरह 2013 का इन्होंने अपना प्लान किया था धरना, उसमें इन्होंने ताहिरुल कादरी साहब के मुरीदों को और उनके पैरोकारों को उनको इस्तेमाल किया था। इस बार इनका ख्याल था कि ये 2013 की तरह उसकी तर्ज पर कोई एहतजाज लॉन्च करेंगे और ये मौलाना साहब के कारकुनों को उनको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान भी बहुत बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। उनके जो आइडियाज हैं वो भी अब सामने वाले खिलाड़ियों को पता चल जाता है कि ये करना क्या चाहते हैं और ये इनके मकासद क्या हैं। बंदूक इधर रखी होती है, निशाना उधर रखा होता है, वो सारी चीजें अब लोगों को समझ आ गई है। गेमिक्स होती है, टैक्टिक्स होती है, ये टैक्टिक्स के साथ काम करते हैं, सच्चे तो वो है नहीं। मतलब अगर ये बात हम करें कि आज भी अगर हम इस पे बात करें 2018 के इलेक्शन की परफॉर्मेंस पर, तो वोट किस पर्पस पे इनको दिया गया था? 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, बुलडोजर फिरेंगे गवर्नर हाउसेस पर, प्राइम मिनिस्टर जो है वह साइकिल पर बैठकर जाएगा पीएम हाउस में, और गरीब और अमीर के लिए 1 स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस होगा, डबल नहीं होगा, और डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन खत्म होगा, डबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ खत्म होगा। कोई इनमें से एक बात हुई? नहीं हुई। बिरादर नईम हैदर पंजोता साहब बैठे हुए हैं, अगर ये 50 लाख घरों का इनके पास कोई नक्शा भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार। नहीं हुआ, वो नहीं है। लेकिन जब हुकूमत खत्म हुई 4.25 साल बाद, तो ये जी जेब से कागज निकाला, जी मैं तो इनकलाब बस लाने ही वाला था, तो मुझे तो निकाल दिया गया, मुझे तो अमेरिका ने निकाला है। आपको पता है कि अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ आपके मुल्क में सेंटिमेंट यूं स्पर ऑफ द मोमेंट, इट टेक्स फायर, इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अगर आप वो स्टैंस ले लें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंस ले लें, यूं आप चले जाते हैं। अभी ये जो वॉर मॉन्गरिंग का ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ते का चला है, इसमें वो लोग जिनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट कर करके इमरान खान ने अपने साथ मिला लिया था, वो अब इमरान खान उस सपोर्ट को भी लूज कर चुके हैं। वो सीधा चला गया है प्रो एस्टैब्लिशमेंट में या प्रो आर्मी के, उसके जो आर्मी का ग्राफ उसने डैमेज किया था, अपने साथ मिलाया था, वो उन्होंने विन कर लिया। रही बात वजीर आजम शहबाज शरीफ की, he becomes the hero of the war। ये जंग जीतने वाले हीरो बन गए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे इख्तियार साहब कह रहे हैं कि जो नैरेटिव आपने बनाया था वो शायद कामयाब नहीं हो सका, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला। देखें नादर साहब, बात यह है कि जहाँ तक मौलाना साहब की बात है या कोई और जमात भी हो, तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो तमाम जमातें जो कानून और आइन की बरदस्ती के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं, आना चाहती हैं, जो समझती हैं कि वाकई यहाँ पर जो जुल्म है वो हो रहा है और उनका मौक़िफ़ इस पे हमारे साथ मैच करता है, तो हमारी उनके साथ कोशिश है। लेकिन कोई ये कह दे कि फ़लाँ बंदा नहीं होगा तो ये तहरीक नहीं चला पाएंगे। देखिए, तहरीकें चलती हैं आवाम से, तो आवाम किसके साथ है? आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो साहब कह रहे हैं ना कि आपका नैरेटिव शायद उस तरह कामयाब नहीं हुआ। नहीं, देखिए कामयाब क्यों नहीं हुआ? जिस तरह आपने देखा कि 8 फरवरी से पहले ये कहते थे कि इनके पास खंबे भी नहीं होंगे खड़े करने के लिए, ठीक है जी, और देखा आपने कि खंबों को ऐसे लोग जो आज तक मैं ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, उन लोगों को लाखों के हिसाब से वोट पड़े हैं और वो लाखों की लीड से जीते हैं। फिर फॉर्म 47 के मुताबिक हरा दिया गया। 180 सीटें ऐसे नहीं बनाएगी। 17 सीटों वाले ये क्लेम करें कि मकबूलियत उनकी थी या वो पता नहीं लोग कहाँ से आ गए, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। वही जिनके बारे में आप कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, उन्हीं को आपने पाँव तले रौंदा, उनके ऊपर गोलियाँ चलाईं, उनके ऊपर तशद्दुद किया, क्योंकि वो आइन और कानून की बात करते हैं। आज पाकिस्तान के ये आवाम जो है इस्लामाबाद की तरफ अगर मार्च करती है, लाहौर की तरफ करती है या किसी जगह की तरफ करती है, वो पाकिस्तान की खातिर है। वो उन्होंने इस जो दस्त था उसको दिखा दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान है, हम इंडिया के मौक़िफ़ को नहीं सपोर्ट करेंगे। और वो जो इंतशारी कहते थे, जो कहते थे कि ये तो बिल्कुल जो है वो डिजिटल दहशतगर्द हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि इनका किरदार जो था काबिल तारीफ़ है। और वही 6 करोड़ आवाम जिन्होंने जो PTI से तल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने इंप्रेशन दिए पाकिस्तान के हक़ में, और वही तहरीक इंसाफ के कारकुन जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे लेकर निकले, जो PTI के झंडे लेकर निकले, और उन्होंने हर जगह पर अपना अलम बुलंद किया कि हम पाकिस्तानी हैं।
तो किसी के कहने से 2, 4, 10 लोग जो कि मुखालिफ मौक़िफ़ रखते हैं वो कहें कि जनाब ये इंतशारी हैं, ये गद्दार हैं, तो उससे इंतशारी गद्दार नहीं बनता। जहाँ तक आपके लीडरान की स्टेटमेंट है, मैंने तो आज तक नहीं देखी कि कहीं पर नवाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट दी हो पाकिस्तान के हक़ में। उस पर कोई बात नहीं करेगा, उस पर आज़ाद पाकिस्तान के हक़ में मोदी के ख़िलाफ़ कोई दी है इस जंग के अंदर? नहीं दी ना जी, वो नहीं आई। आप सवाल कर लीजिए, जिससे भी सवाल कीजिए, वो कहेंगे कि वो ज़रूरी नहीं थी जी, वो कहेंगे कि वो सारी सुपरविजन कर रहे थे, वो कहेंगे कि वो कोई ABC थोड़ी हैं, तजिया निगार थोड़ी हैं। कोई कह रहा था कि शहबाज शरीफ और मरीम साहबा की जो है वो पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो जाए, इस वजह से वो नहीं बात उन्होंने की, पीछे से वो सारा हैंड ओवर सारा सुपरवाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि नहीं जी नहीं, वो आर्मी चीफ जो है वो सुपरवाइज सारा कर रहे थे। तो आप इनके मौक़िफ़ देखिए, जहाँ तक मौक़िफ़ है पाकिस्तान की अवाम का, तो वो पाकिस्तान है, और वो PTI पूरा इस वक्त पाकिस्तान बना पड़ा है। 90 से 94% लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। नहीं, लेकिन ये मियाँ साहब के बयान पर अगर इख्तियार साहब का ले लें बयान, इसी से मिलता जुलता इनका बयान आएगा। अच्छा, इसी से मिलता जुलता आएगा। ये मियाँ साहब के हवाले से तनकीद जो है वो आप गुज़िश्ता कई दिनों से सुन रहे होंगे जो हो रही है, आप इत्तफाक करते हैं सर कि ये तनकीद जायज़ है? मेरे ख्याल में जिस बंदे ने इंडिया के 5 मुकाबलों में 6 धमाके कर दिए थे, जिस बंदे ने इंडिया और अमेरिका के सामने खड़े होकर शाहीन, गौरी और अब्दाली और इसके हतफ के ये कर दिए थे धमाके, जिस बंदे ने JF-17 थंडर बना दिया, जिस बंदे ने अटल बिहारी वाजपेयी को बस पर बिठाकर मीनारे पाकिस्तान वो ले आया था और वहां पर खड़े होकर उसने पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम कर लिया था, मेरे ख्याल में उसकी क्रेडिबिलिटी पर को जो अगर तनकीद करेगा, उंगली उठाएगा, उसकी अपनी हुब्बुल वतनी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क पड़ता है। नवाज शरीफ की जो है उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, उस पर कोई आप सवाल उठा ही नहीं सकते। जो उठाएगा वो खुद कोई गद्दार होगा या किसी गद्दार की उसका लुकमा उसके पेट में पड़ा होगा तो ऐसी बात करेगा। ये बात जो है मतलब आप ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ उससे इस मामलात से खुद को अलग थलग कर सकते हैं? लेकिन ये इन बच्चों को, PTI के कल के बच्चों को समझाना ये जरा थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी मिसाल ये होती है कि बैक वक्त एक जमात का, जब मस्जिद में जमात हो रही होती है, उसका इमाम एक होता है, उसके 2 और 3 इमाम नहीं होते। और इमाम इस वक्त जब था तो ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान एंड हिज नेम इज मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो इस वक्त मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वजीर आजम भी है और नवाज शरीफ का कारकुन भी है। तो आपने देखा कि जंगी हालात में नवाज शरीफ जितनी अपनी इनपुट दे सकते थे, उन्होंने अपने कारकुन को, अपनी जमात को भी दी और फिर वो इस्लामाबाद भी तशरीफ लाए। जिस रात पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे जरा कंप्लीट सर इख्तियार साहब ये बताइएगा, जिस रात पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया इंडिया को, उस रात नवाज शरीफ सब इस्लामाबाद में मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। सर प्लीज। अच्छा, मियां साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे? जी सर। अच्छा ठीक है, लेकिन अब एक तस्दीक कर दें, आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो इस जंग के बाद एक मुसलसल बात हो रही है कि खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है या कोई मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या बैकडोर कोई राब्ते चल रहे हैं, इस हवाले से ज़रा तस्दीक या तरदीद करें कि कोई मुलाकात हुई है, कोई राब्ते चल रहे हैं PTI के साथ? देखिए, ये खान साहब की बड़ी ख्वाहिश है, आपने देखा होगा एक लंबे अरसे से वो ये बात कर रहे हैं कि मैं अगर बात कर तो मैं आर्मी चीफ से करूंगा, मैं मुलाकात करनी है, मैंने DGI के साथ बैठना है। 1.5 साल तो गुजर गया। और जहां तक आप लेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो अभी भी इसमें कोई हक़ाइक़ पर मबनी इसमें कोई बात नहीं है। बड़ी कॉन्फिडेंटली और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं इस बात को डिनाई करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। Nothing has happened like this and अभी तक कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं, बल्कि वो जिनकी जो चिड़िया ये खबरें लाती रहती है, तो बाबा जी को मैं कहूँगा कि अपनी चिड़िया पे नज़र रखें। कभी कभी आपकी चिड़िया जो है वो रास्ते में गलत जगह बैठ जाती है, कोई इधर उधर भी मुंह मार लेती है, तो अपनी चिड़िया की नज़र रखें, उस पर खबर ले, ऐसी कोई बात तो नहीं है।
और रही बात, ठीक है नईम साहब, आपका कमेंट मैं जानना चाहूंगा कि मियां साहब के हवाले से। लेट मी रिपीट, मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान साहब की आर्मी ने और एस्टेब्लिशमेंट ने यह बात वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि अगर आपने बात करनी है तो आप पार्लियामेंट में जाएं, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे और पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ बैठ के बात करें, वहीं से आपको कोई रास्ता मिलेगा। जी ठीक है नहीं साहब, तो अब मियां साहब के हवाले से भी उन्होंने वजाहत कर दी, मुज़ाकरात के हवाले से भी जो बातें चल रही हैं, आप भी ज़रा तस्दीक कर दें कि कोई राब्ते हुए हैं खान साहब के साथ, कोई मुलाकात हुई है? लेकिन उन्होंने इख्तियार वली साहब ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक बच्चा का इस्तेमाल किया है, गदार का। इन्होंने कहा कि लुकमा लेता होगा जो बात करेगा, तो बड़े दो अल्फाज जो हैं वो इन्होंने गलत इस्तेमाल किए। मैंने इनकी बात के अंदर इनको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि ये बात कर रहे थे, मुनासिब नहीं होता, फिर प्रोग्राम के अंदर वो जो है वो ठीक नहीं होती बात। देखें, पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होगी, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान फ़ाइट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है जंग स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान लड़ रहा है, उस महाज के ऊपर हमारे नौजवान जो है वो नजराने पेश कर रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, हमारी मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, हमारे मदरसों के ऊपर अटैक किया गया, हमारी जो सिविल सोसाइटी है, सिविल आबादी है, उसके ऊपर अटैक किया गया। तो जब ये अटैक्स वहाँ से किए गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी अगर नवाज शरीफ साहब खामोश रहेंगे और हम सवाल करेंगे तो मेरा ख्याल में गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। आप उनसे पूछिए, उनको कहिए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के तमाम तर मामलात के अंदर ओपिनियन दे रहे थे या सुपरवाइज कर रहे थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को कहिए कि वो कहें कि सारी सुपरविजन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की है। और अगर उन्होंने नहीं की तो फिर आप वाला मौक़िफ़ जो है, उन वाला मौक़िफ़ आप तस्लीम कर लीजिए। दूसरी ये चीज़ है कि जहां आप कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो है वो सारा वहाँ पर मौजूद थे और सारा कुछ किया, तो फिर उनको कह दीजिए कि एक ट्वीट भी कर लेना था आपने, ताकि ये सवालात जो हैं पाकिस्तान की आवाम जो है ये पूछेगी, क्योंकि आप डेफिनेटली पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म कोई रह चुका हो, तो आप अडयाला जेल से जब पैगाम नहीं आ रहा था तो ये कह रहे थे कि वो पैगाम तो अंदर से नहीं दे रहा, वो तो ट्वीट नहीं कर रहा। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं जाऊँगा और मैं पूछूंगा, और जब बात होगी तो फ़ौरन ही ट्वीट आ भी जाएगा, और ट्वीट आ गया। उसके बाद आपका नैरेटिव तो बिल्कुल पीछे चला गया ना, कि इमरान खान ने अंदर से स्टेटमेंट दे दी, फिर आप भी हम कह देते कि आप बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट से काम चला लीजिए, हमारे ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन जब मुल्क का मामला होता है तो पाकिस्तान के हर फर्द ने बोलना है। आज अगर इख्तियार वली साहब बात कर रहे हैं, अगर वजीर खारजा बात कर रहे हैं, वजीर दाखिला बात कर रहे हैं या दीगर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, क्योंकि वो PMLN जो पार्टी है उसके सरबराह है। चले ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि हुकूमत की जानिब से एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, जो भारत एक नैरेटिव बना रहा है, जो वहाँ पर एक नैरेटिव आलमी बरादरी के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, जिसकी पाकिस्तान ने तरदीद भी की है। लेकिन एक आला सतही कमेटी उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो बनाई गई है, उस पर जैसे हमने अपोजिशन के एतराज़ात का भी जिक्र किया। लेकिन अब ये मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे, आसिफ दुरानी साहब साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। अब जो एक कमेटी तश्कील दी गई है, पहले भी आपने देखा कि डिप्लोमेट्स को इंगेज किया गया, पाकिस्तान की जानिब से एक नैरेटिव जो है वो अपना रखा गया, और हमने देखा कि पहली मरतबा आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के नैरेटिव को इंडोर्स किया है। अब आप क्या समझते हैं सर, किस तरह देख रहे हैं हुकूमत की ये कोशिश जो कमेटी तश्कील दी गई है? देखिए, ये तो एक अच्छा कदम है, और हमें इन एनी केस, क्योंकि इंडिया, अगर आपको ने गौर किया हो तो इंडिया तकरीबन उन्होंने 7 डेलीगेशंस जो हैं वो बनाए हैं, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएंगे और इंडिया का केस लीड करेंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रखी इस पूरे मामले में। पहली ट्रांसपेरेंसी तो ये थी कि पाकिस्तान ने कह दिया कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट है, इसके लिए पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार। ये ऐसी ऑफर थी कि जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इंडिया इसको झुटला नहीं सका, बल्कि इंडिया अब बगलें बजाने लगा कि जब उनसे ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करी तो वो पिछले जो है बॉम्बे और पठानकोट वाले उनकी बात करते थे कि जी बायलैटरली हमारे साथ जो है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। सवाल ये है कि कोऑपरेशन जो है वो दो जानबा ट्रैफिक है,
वो एक हाथ से ताली नहीं बजती। लेकिन और दूसरी बात ये थी कि हमारा मीडिया उसने भी जो है उसको एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन मीडिया जो है अब आपके सामने है, इंटरनेशनल मीडिया खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन और दूसरे अखबार जो हैं वो भरे पड़े हैं कि इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा इसमें मुबालगा आराई की, उन्होंने झूठ पे मबनी रिपोर्टें दी, उन्होंने इस तरह का एक हैजानी कैफियत पैदा की जिससे यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती थी। तो ये लेकिन दुरानी साहब आपने देखा कि ये जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग का एक माहौल पैदा हुआ और उसके बाद जब खबरें आना शुरू हुई तो उसमें एक खबर ये आई कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो उनके आपस में राब्ते थे उस हवाले से भी कुछ रिपोर्ट सामने आई। फिर ये भी रिपोर्ट आई कि शायद किसी ने दौरा भी किया था और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की थी। तो ये मामला हो या जाफ़र एक्सप्रेस का मामला हो जिसमें भी अफ़गानिस्तान का नाम लिया गया था पाकिस्तान की जानिब से, इस सारे सिनारियो में सर आप खुद एम्बेसडर भी रह चुके हैं, अब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको किस हद तक समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें सही रिपोर्टिंग हुई है इंडिया की तरफ से, खासकर ये मुत्तकी और मिस्टर जयशंकर की जो बातें, आपकी बातचीत की बात है, फ़ोन पे जो बात हुई उसके बाद मिस्टर जयशंकर ने जो है वो ट्विटर किया मैसेज, वहाँ अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। और उसमें जो है यानी पहली दफ़ा ऐसा सामने आया कि इंडियंस खुद ये एतराफ़ करने लगे कि जी कोट एंड कोट इंडिया को सिर्फ इजराइल और अफगानिस्तान ने फेवर किया, हालांकि अफगानिस्तान भी नहीं है। और इसलिए मैं उन खबरों को अफगानिस्तान के बारे में जो किया वो क्रेडेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि अफगान जो है वो जानते हैं कि वो नेबरहुड में उनके पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। और अगर ये ऐसी खबरें होती हैं अफगानिस्तान ने जो है इंडिया के मौक़िफ़ की तायद की होती तो अभी वो बीजिंग क्यों जा रहे हैं ट्रायलैटरल मीटिंग के लिए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ बायलैटरल मीटिंग हो। ठीक है, लेकिन दुरानी साहब फिर आप समझते हैं सर कि हाल ही में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था अफगानिस्तान का, उसके बाद आप समझते हैं कि कोई बात हमारी एक पॉजिटिव उसमें आगे बढ़ रही है, ख़ास तौर पर अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो? जी, मैं समझता हूँ बात आगे बढ़ी है और इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए। तो और अफगानिस्तान बाहर हमारा एक ऐसा नेबर है कि जिसके साथ आपके जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और कबायली और सकाफती और मजहबी ताल्लुकात वो अपनी जगह अहम हैं और वो हैं। और उससे बढ़कर ये है कि खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने अफगानिस्तान को बता दिए हैं, उम्मीद है वो उस पर जो है अमल दरामद करेंगे, उसके जो है उसको प्रिवेंट करने में, खासकर TTP का जो एलिमेंट है। जी, ये जो जैसे हमने जिक्र भी किया, जैसे आपने भी कहा कि भारत ने कई डेलीगेशन जो है वो तश्कील दिए हैं, पाकिस्तान की जानिब से एक आला सतही कमेटी है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो आलमी बरादरी है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को इंडोर्स कर रही है और यही वजह है कि भारत नाकामी के बाद अब महसूस कर रहा है कि उनका नैरेटिव जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो सके और यही वजह है कि अब वो मुख्तलिफ डेलीगेशन तश्कील देकर हमारे नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, इंडियंस काउंटर कर ही नहीं सकते हैं पाकिस्तान के नैरेटिव को, क्योंकि वो हकीकत पे मबनी था, उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। और उसमें अभी भी उनसे तो जो ये भारतीय डेलीगेशन जहाँ जहाँ जाएंगे उनसे तो लॉजिकल सवाल यही होगा कि जनाब आपके पास एविडेंस क्या है? उनके पास तो एविडेंस अभी तक भी नहीं है। और उसके अलावा जो इन्होंने जिस तरह की जो हिजानी कैफियत पैदा की उनके मीडिया के ज़रिए और इनकी जो लीडरशिप ने जिस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए, तो वो उसको कहाँ तक डिफेंड करें? वो ऑलरेडी इंडिया का जो नैरेटिव है वो पिट चुका है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, तो जो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसी से एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनता है बाकी दुनिया में, तो वो तो इंडिया इस मामले में पीछे रह गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। दुरानी साहब, अभी जो सिंध ताश मुआहदा है उस हवाले से आपने देखा होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, लॉ मिनिस्टर हों, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि अगर वो सस्पेंड करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये ऐलान जंग जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब वो उस हवाले से सूरत हाल आपके सामने है, तो ये इस मामले पर, सिंध ताश मुआहदे के मामले पर आप समझते हैं कि भारत के साथ बात जो अब सीज़ फायर के हवाले से भी हो रही है उसी दौरान होगी, DGMOs की सतह पर होगी, या आप समझते हैं कि भारत इस तरह नहीं मानेगा, दीगर जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा ये सिंध ताश मुआहदे के हवाले से भी? उसके लिए हर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें अगर इंडिया इसके बावजूद हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो इसका मतलब है कि उसको वो खित्ते में पीस नहीं चाहता, वो चाहता है कि यहाँ पे जो है कुछ तो कुशार हो। तो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो हमारा तो सर्वाइवल का मामला होगा। अगर वो पाकिस्तान को पानी जो है वो कट कर देता है तो फिर उसका क्या मतलब है कि हमारे लोग जो है वो प्यासे मर जाएंगे। तो अगर वो मरेंगे तो वो फिर जो है भारत को छोड़ेंगे क्या? तो ये चीज़ भारत को मालूम होना चाहिए। लेकिन अब दुरानी साहब एक आखिरी सवाल होगा सर कि जो कश्मीर का मामला है उस हवाले से आपने डे वन से आप बेहतर जानते हैं कि भारत ने हमेशा किसी भी तीसरे मुल्क की सालसी जो है उसको मुस्तरद किया है, उन्होंने नहीं माना। अब भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन मोदी साहब की जो तकरीर थी वो अगर आपकी यकीनन नज़र से गुजरी होगी तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से होगी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से नहीं। तो आप समझते हैं कि अमरीकी इंटरवेंशन के बावजूद भारत के रवैये में तब्दीली नहीं आई और कश्मीर के मामले पर अब भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगा? देखिए, ये कश्मीर जो है वो भारत के गले की हड्डी बन चुका है, उसमें ऐसी फंसी है कि ना उसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और उन्होंने जो इकदाम 2019 में किए, आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने रिवोक करके, उसके बावजूद उनके क्या सिचुएशन, वो आज तक तो मिस्टर मोदी वहाँ पे कश्मीर में विजिट नहीं कर सकते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक कॉल दे दें मकबूजा कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में एक हड़ताल की कर दें तो पूरा कश्मीर बंद हो जाएगा, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए भारत जो है वो इस कश्मीर को जो है मीडिएशन या उसको वो डिहाइफिनेट करना चाहते थे, वो बस की बात नहीं, क्योंकि इशू ऐसा है कि जिसके अंदर पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर, पाकिस्तान को आप जो है सर पे नज़र नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया जितना जल्दी ये समझ जाए उसके लिए बेहतर और खत्ते में अमन के लिए बेहतर होगा। जी। तो सर ये जो फिर अमरीकी इंटरवेंशन का जैसे मैंने जिक्र किया, माजी का भी जिक्र किया कि उन्होंने सालसी किसी की नहीं मानी, इस मरतबा आपको उम्मीद है कि क्योंकि अमेरिका बीच में है वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो इस मरतबा भारत का रवैया शायद माजी से थोड़ा मुख्तलिफ हो? मैं इस मामले में आदमी तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी नहीं पता ना, ट्रंप साहब की जो है उनके मिजाज में भी जो है वो छलबलापन बहुत ज़्यादा है, तो हमें नहीं पता कि वो अगले लम्हे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तो ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन मीडिएशन भी एक तरीका है, वरना यूएन का जो रास्ता है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर बायलैटरली भी इंडिया रेडी है उसको हल करने के लिए तो आए, सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी ये जो है ये वो कश्मीर को हड़प कर जाएंगे कश्मीरों की मर्जी के बगैर, तो ऐसा नहीं होने वाला। और इन्होंने कोशिश कर ली है तो उसका नतीजा आपके सामने। जी चलें, ठीक है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, आसिफ दुरानी साहब की गुफ्तगू नहीं। अब जो हुकूमत की जानिब से भारतीय नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जो कमेटी तश्कील दी गई है, उस तश्कील के हवाले से हमने जैसे शुरू में जिक्र किया कि अपोजिशन की जानिब से सेनेट में एतराज़ात भी उठाए गए हैं और ये एतराज़ उठाया गया है कि अपोजिशन का एक रुकन भी उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। शिबली फराज ने कहा, ये जो उन्होंने वाज़े तौर पर वहाँ पर मौक़िफ़ रखा कि कमेटी में अपोजिशन का रुकन शामिल होना चाहिए था, जिसको
जिसके जवाब में फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने वजाहत की और कहा कि ये जो डेलीगेशन है, ये जो कमेटी है, ये हुकूमती कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। और हमेशा ये रिवायत रही है कि हुकूमती कमेटी में हुकूमती अराकीन ही शामिल होते हैं और जब पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो उसमें अपोजिशन की जानिब से किसी रुकन को शामिल किया जा सकता है। अब देखें कि इस मामले पर मज़ीद डेवलपमेंट क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।